हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। और बैंक निफ्टी जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 35649 पर क्लोज दिया। कल हमने चर्चा की थी कि 35,000 की पुट पर और 35,500 की कॉल पर जबरदस्त राइटिंग हो रखी है। और जिधर भी बाजार टूटेगा उधर 200 से 300 पॉइंट की रैली हो सकती है। और बाजार ने कुछ ऐसा ही किया। बाजार ने आज 2 बजे के बाद 35,500 को तोड़ा, हालांकि दिन में भी तोड़ा एक दो बार, लेकिन वहाँ पे टिका नहीं। और उसके बाद 35,723 तक के जो है दायरे जो है तय किए। और 35,500 की बाद ये इसलिए हुआ कि जो कॉल के राइटर्स थे वो फंस गए और 35,500 की कॉल के राइटर्स को जो है 150 रुपये दे के आने पड़ गए। तो ये जो 150 रुपये की पेमेंट हुई ये इसीलिए थे कि 35,500 पे राइटिंग अच्छी थी। अदरवाइज़ ये जो 149 पॉइंट्स के ऊपर की रैली है शायद आपको नहीं देखने के लिए नज़र आती। लेकिन 35,700 के पास जब बाजार गया तो वहाँ पर सेलिंग भी शुरू हो गई, यानी कि लास्ट के आधे घंटे तक बाजार एक दायरे में ही रहा और 35,600 और 35,700 के बीच में ही काम करता रहा। और फाइनल क्लोजिंग आई 35,650 पे। तो ये जो क्लोजिंग आई इसने ये तो बता दिया कि हाँ, बाजार के अंदर ऊपरी लेवल पर सेलिंग है। लेकिन देखिएगा, मैं आपको फिर बोलूँगा वही बात कि बाजार में सेलिंग तब आएगी जब बुल्स थक जाएंगे। तो आज भी पूरे दिन के दौरान आप देखिएगा ऐसा बहुत कम होता है कि केवल 300 पॉइंट के दौरान पूरे दिन बैंक निफ्टी चलता रहे। इसका मतलब ये है कि जब बैंक निफ्टी के अंदर इतनी नैरो रेंज हो जाए तो इसका मतलब एक साफ साफ देखा जा सकता है कि एक बड़ी मूव बैंक निफ्टी में आने वाली है, आइदर द पॉजिटिव साइड और द नेगेटिव साइड। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो जो भी बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स, उनको थोड़ा अलर्ट होके प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेंज काफ़ी जब नैरो हो जाती है तो बैंक निफ्टी कुछ सरप्राइजिंगली करता है। तो ये एक और भी इंडिकेशंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर प्रीमियम एकदम तेज़ी से घट गए हैं। यानी कि जो ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनको ना तो कॉल पे ज़्यादा पैसे मिल रहे ना पुट पे। हालांकि कॉल के राइटर्स को तो अभी भी पैसा मिल रहा है, क्योंकि कॉल की राइटिंग के अंदर पैसा अभी भी प्रीमियम ज़्यादा है, लेकिन पुट की राइटिंग पे तो प्रीमियम है ही नहीं। यानी कि पुट के राइटर्स को तो तेज़ी खेलनी है और सबको पता है कि तेज़ी होने वाली है। तो इसलिए पुट के राइटर्स को जो है पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि पुट के खरीदार जो भी रहे हैं पिछले दिनों के दौरान उनको नुकसान ही हुआ है। तो पुट के खरीदार जब नुकसान भुगत रहे हैं तो कोई पुट खरीदने वाले लोग जल्दी से नहीं आ रहे हैं। जनरली स्पेकुलेशन करने वाले जो आर्बिट्राज के अंदर या जो हेजिंग के अंदर करते हैं उनके लिए तो देखिएगा पुट खरीदना अनिवार्य है, तो उनको छोड़ दें। तो बाकी लोगों के लिए जो है अभी ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल ब्लैंक पुट खरीदने वाले लोग थे उनकी संख्या कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आपको प्रीमियम भी कम मिल रहा है और उसकी वजह से आपको मार्केट में वोलेटिलिटी भी कम नज़र आ रही है। लेकिन जो कॉल के राइटर्स हैं उनको फिर भी ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 50 रुपये जो है बैंक निफ्टी की जो कॉल के अंदर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं राइटर्स को। ये मैं दिखाऊंगा भी आपको कि किस तरीके से। तो ये बैंक निफ्टी को देखते हुए ऐसा लगता है मुझे। कैंडल कैसी थी? ऐसा नहीं था कि बहुत, बेशक से आपने तेज़ी देखी 275 पॉइंट की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि धमाकेदार कोई तेज़ी हो। वॉल्यूम थे नहीं, लेकिन बियर्स ने भी पोजीशंस बना नहीं रखी थी, मंदी की पोजीशन थी नहीं ज़्यादा बाजार में, और इसलिए बाजार ज़्यादा खींचा भी नहीं। अगर शॉर्ट कवरिंग आती तो शॉर्ट्स है ही नहीं बाजार में। तो इस समय पर बाजार में मिनिमम शॉर्ट्स हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब बाजार में शॉर्ट्स ही नहीं है तो तेज़ी जो है करने का फ़ायदा है क्या। तो जो बुल्स हैं, क्योंकि ऑप्शंस के ट्रेडर्स या जो एफ&ओ के ट्रेडर्स हैं वो भी आराम से शांति से बैठे हैं, और उनको भी ये डर है कि अगर बाजार ऊपर जाएगा तो फिर बियर्स अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और आज इंडसइंड बैंक में एक सरप्राइजिंगली जो है बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई दिन के अंदर, और 1,000 रुपये के लेवल को भी तोड़ गया और 960 के आसपास तक आ गया था। और ऐसा लगा पता नहीं कि इंडसइंड बैंक में कोई बहुत बड़ी खबर तो नहीं आ रही है। और वॉल्यूम्स जो है एवरेज 3 मंथ्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो दोपहर के दौरान ही जो है 12 साढ़े 12 बजे ही जो है अचीव हो गए। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, बाद में सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया और फिर नीचे से 50-60 रुपये की रिकवरी भी इंडसइंड बैंक ने की। तो ये हो सकता है कि इसका असर 2-4 दिन बाद पता चले, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आभास हमें नहीं है।
तो अगर आपको भी इंडसइंड बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज़ फ्लो अगर आपको पता चले तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। कैंडल यही थी कि अभी भी देखिएगा कैंडल हालांकि डब्ल्यू पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दे चुकी है, छोटे वाला डब्ल्यू बनाया हुआ है। तो लेकिन अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर बाज़ार ये मान सकते हैं कि अभी मैं जब ऑप्शन ट्रेड की बात करूँगा तो 36,000 तक तो कॉल राइटर भी मान के बैठे हुए हैं कि यार अब तो 36,000 आ जाने दो इनको, 36,000 तो आ जाने दो, हमें भी अभी कुछ नहीं कर लिखनी। तो कॉल राइटर भी निश्चित हो गए हैं कि यार अब नीचे नहीं माल लिखना हमें, तो 36,000 मान के बैठे हुए हैं। तो ये इसका मतलब है कि जो भी सेलिंग आएगी वो 36,000 पर आएगी। और पुट राइटर की बात करें तो पुट राइटर 35,500 है, तो 35,500 अभी भी सपोर्ट का काम करती हुई आपको नजर आएगी। चला क्या HDFC बैंक में देखिएगा काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद, करीबन 1.5-2 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद 1,500 रुपये के ऊपर जो है टिका हुआ है, और कल भी टिका और आज भी टिका। तो यहाँ पर जो है आपको पूरी बैंक निफ्टी में जो सस्टेनेबिलिटी है वो HDFC बैंक से आ रही है। अब ICICI बैंक भी 1-2 दिन से थकने सा लगा है, SBI अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, एक्सिस बैंक जो है 750 पर, ये भी अपने 52 वीक हाई के आसपास है, कोटक महिंद्रा बैंक नीचे से ऊपर आ चुका है। तो कोई भी नया ट्रिगर बैंकिंग शेयर्स के अंदर है नहीं। कल क्रेडिट पॉलिसी है, तो क्रेडिट पॉलिसी के अंदर ये चांसेस तो नहीं लगते कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि अभी जो सेकेंड वेव आई है उसकी वजह से कोई फैसिलिटीज़ जो है बैंक को दे दी जाए RBI के द्वारा, तो या ऐसा हो सकता है कि कोई और जो रिलीफ है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलता हुआ नजर आए, तो वहाँ पर कुछ जो है देखने वाली बात हो सकती है। तो अभी कल की क्रेडिट पॉलिसी में नज़र थी, तो इसलिए भी जो है बैंकिंग स्टॉक जो है आराम कर रहे थे। बाकी इंडसइंड बैंक 1005 पर बंद हुआ, और नीचे देखिएगा मैंने आपको बताया, अब आप भी देखेंगे चार्ट देखेंगे इंडसइंड बैंक का तो आपको पता चल जाएगा। और बाकी जो ये मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो छुटवैया बैंक है ये अपने नॉर्मली माइनस में काम करते रहे। और देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर ये जो शेयर्स है ना, इनसे ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उसके खेलने वाले लोगों से बाजार चलता है। ये ऑप्शंस देखिएगा सारे बैंक ऐसा क्या हो जाता है कि एक ही दिन सारे प्लस हो जाते हैं और एक ही दिन सारे माइनस हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक ग्रुप बना के काम होता है, या तो सारे बैंकों को एक साथ लगाएंगे, एक बैंक को छोड़ देते हैं, या तो सारे दिग्गज प्लस होंगे या सारे दिग्गज माइनस होंगे। तो जनरली एक सोची समझी नीति के साथ जो है ये प्ले होता है। तो इसमें जो पुट्स एंड कॉल्स के जो ऑप्शंस वाले जो ट्रेड्स हैं वो इसी तरीके से जो है किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी सौदे होते हैं ऐसा नहीं होता कि वो फंडामेंटल रीजन से थर्सडे के दिन या जो पूरे हफ्ते के दौरान होते, तो जब कोई ट्रिगर नहीं होते तो हफ्ते की पोजीशंस बना लेते हैं ये लोग, और फिर एक साइड जो है प्ले करते हैं। मार्केट में 2 रिस्क जो है मुझे लगते हैं कि बड़े हैं, और मैं यहाँ पे ये बोलूँगा सभी इन्वेस्टर्स को और इवन द ट्रेडर्स को, सेफ्टी फर्स्ट। और ये हमें बाज़ार में देखने के लिए मिल भी रहा है। जो बाज़ार के अंदर जो पोजीशंस हैं वो सेफ असेट्स की तरफ मूव करती जा रही है, यानी कि कंज्यूमर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, फार्मा रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ITC रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, ऐसे से संबंधित जो कंपनियां हैं जो इन तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाती हैं वहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है। मेटल्स के अंदर वोलेटिलिटी, अभी जब मैं अब आपको देख रहा हूँ बात कर रहा हूँ तो उस समय पर आज जो मेटल इंडेक्स है उसमें देखेंगे तो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल डेज के मुकाबले में। तो 2-3% जो है बहुत जो प्रीसियस मेटल्स हैं या सेमी प्रीसियस मेटल्स हैं उनमें मूवमेंट है, और फेरस और नॉन फेरस मेटल्स के अंदर भी 2% की जो है मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरी बात यह कि डॉलर इंडेक्स देखिएगा 90 रुपये से ऊपर जब आता है तो यहाँ पर इंडिया में लिक्विडिटी कम हो सकती है आने के लिए विदेश से आने वाली, तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है। और मुझे इससे भी जो खास लगता है वो लगता है कि ब्रेंट क्रूड, क्योंकि देखिएगा जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये है और ब्रेंट क्रूड 70 रुपये से नीचे चल रहा था, तब हम 100 रुपये का पेट्रोल जो है अपनी गाड़ी में डलवा रहे थे। अब ये 71.59 पे आ गया है। तो हालांकि अभी मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की उससे जस्ट पहले तक जो है ये प्राइस थे, हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब प्राइस देखे तो कुछ जो है मंदी आ गई थी इसमें भी, और ये 71 के आसपास आ गया था ब्रेंट ऑयल। तो लेकिन ये ब्रेंट क्रूड अगर हमारा ऊपर चलता है तो ये हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है डाल सकता है। तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। अगर ये 72 और 73 के आसपास रुकता है या 2-3 दिन, तो फिर इसमें एक ब्रेकआउट की संभावना बनती है जो ब्रेंट क्रूड को 78 और 80 रुपीज़ के आसपास तक ले जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो हमारी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न जो हो सकता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं ब्रेंट क्रूड पर अपनी नज़र बना के रखिएगा। ब्रेंट क्रूड 72 रुपीज़ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 72 पे ब्रेकआउट हो सकता है।
सकता है, और 72 अगर वॉल्यूम के साथ टूटता है तो फिर 78 तक के दायरे आ सकते हैं। उस पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए ब्रेंट क्रूड पे। और अगर कच्चे तेल के रेट बढ़ते हैं तो वो पूरा का पूरा जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है उसके निचले स्तर तक जो है प्रभाव होते हैं, और हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो आ जाएगा, और जो अभी भी आरबीआई जिस तरीके से लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की बात करता रहा है और कहता रहा है, उसके ऊपर जो है फिर आरबीआई को दोबारा से निर्णय लेना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक बार बढ़े तो अल्टीमेटली वो सारा वैल्यूएशंस वाला सिस्टम बदल जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट में एक सीवियर करेक्शन आ सकती है। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि ब्रेंट क्रूड के जो प्राइस हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब तक 72 73 तक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिस्क आएगा वो 78 पर आएगा। तो ये बातें मैंने आपको बताई कि मार्केट में किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं। निफ्टी ने बड़ा मज़ेदार काम किया, 15,700 का लेवल आज टच कर दिया। 15,700 पे हालांकि क्लोजिंग नहीं दे पाए, लेकिन ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग निफ्टी की आज आपको देखने के लिए मिली। तो 15,690 पे बाजार बंद हुए, और यहाँ पर भी सेम चीज़ थी कि 15,700 की जो ऑप्शन थी वो काफ़ी जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग थी। तो 15,700 तोड़ पाना जो है आज के दिन में इतना आसान नहीं था। चार्ट उसी तरीके से जैसे मैंने कल आपको बोला था कि जिस तरीके से चार्ट चल रहा है उसमें अब डेली बेसिस पर 1 या 2 दिन में आपको एक 100 से 150 पॉइंट की करेक्शन या तो सोमवार के दिन या कल के दिन में आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा टाइटन, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एल&टी और इन्फोसिस ये शेयर्स थे जिसके दम पर आज बाजार चला। और सबसे खास बात थी टाइटन पे। तो देखिएगा, हॉल मार्किंग जो है वो गोल्ड ज्वेलरी पे अगर कंपलसरी हो रही है तो वो जो है टाइटन जैसी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी बात है कि अगर अनलॉकिंग होती है तो टाइटन के जो शोरूम्स हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे और वहाँ पर वैल्यूशंस आ सकती हैं। लेकिन मैं पर्सनली जो ये मेरा मानना है कि टाइटन अब जिन प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये बहुत ही महंगी वैल्यूशंस के ऊपर है, और मुझे इन प्राइसेस पे जस्टिफाइड नहीं लगता। और अगर आप जो वैल्यूशंस देखेंगे पिछले 2-3 क्वार्टर की, अगर तो रिजल्ट भी देख लीजिएगा, हालांकि कुछ लॉकडाउन का भी असर था, ये अनलॉकिंग होने के बावजूद भी जिन वैल्यूशंस पर टाइटन अब ट्रेड कर रहा है, जितना डिविडेंड इन्होंने दिया था जिसके ऊपर तो राकेश झुंझुनवाला जी ने भी आपत्ति जताई थी, अब यहाँ पर बस एक सेफ्टी की वजह से जो है कंज्यूमर से रिलेटेड जो कंजम्पशन लेड जो स्टोरीज है वहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स जो है मूव कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक देखिएगा, ये तो स्पेकुलेशन का मेन माध्यम है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक से ही स्पेकुलेशंस होते हैं। एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वास्तव में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड कराने के काम आते हैं। तो ये वास्तव में अभी फंडामेंटल वैल्यूज़ पर तो मुझे भी ये दोनों महंगे लगते हैं, और इवन एचडीएफसी लिमिटेड भी। तो अभी जो मार्केट है वो इनके दम पे चल रही है, तो वैल्यूशंस थोड़े से स्ट्रेच हो रहे हैं, इस बात को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक सेक्टर जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है अब, और वो सेक्टर है फार्मा सेक्टर। फार्मा के अंदर हमें ऐसा लगता है अभी भी कि फार्मा जो पोटेंशियल फार्मा का है उसके मुकाबले में फार्मा में अभी भी बहुत सारे शेयर्स जो हैं आपको अंडर वैल्यूड नज़र आएंगे। और किसी का 1 से 2 साल का नज़रिया है तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फार्मा में बहुत सारी स्टोरीज अभी अनफोल्ड होनी बाकी हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी जो फर्स्ट है वो मुझे पर्सनली लगता है कि जहाँ पर भी आपके ऐसे जो शेयर्स हैं जो हाई बीटा सेक्टर से रिलेटेड है या जहाँ पे वैल्यूशंस रीच है, वहाँ से शिफ्टिंग आने वाले समय के अंदर फार्मा सेक्टर्स में होती हुई आपको नज़र आएगी। एफएमसीजी की हालांकि वैल्यूशंस थोड़ी सी महंगी है, लेकिन फिर भी आईटीसी जैसे जो शेयर्स हैं वहाँ पर भी देखना आप वैल्यूशंस अट्रैक्ट होते हुए आपको नज़र आएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईटीसी के शेयर्स में भी जो रिजल्ट था वो सब ने कहा ख़राब है, लेकिन मुझे देखिएगा आईटीसी के रिजल्ट जिस थीम में थे और जिस तरीके का प्रोडक्ट मिक्स है उसके हिसाब से मुझे आईटीसी के रिजल्ट ख़राब नहीं लगे। मैंने कहा कि बल्कि मुझे न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिजल्ट लगे। और इसके अलावा देखिएगा मोस्टली ब्रोकरेज हाउसेज ने भी जो है आईटीसी के जो टारगेट्स हैं वो ऊपर की तरफ ही शिफ्ट किए, क्योंकि अभी देखिएगा ब्रोकरेज हाउस भी ना प्राइस तभी बताते हैं जब बाजार में शेयर का भाव होता है। जब शेयर का भाव नहीं होता ना तो भैया वो ही नहीं बताते। जब आईटीसी का शेयर 40 की पी रेशियो पे चलता था ना तो यही 60 की पी रेशियो वाला टारगेट देते थे। अब 20 की पी रेशियो पे शेयर चल रहा है ना तो इनके पसीने छूट जाते हैं 25 की पी रेशियो पे भी शेयर का टारगेट देते हुए। तो ये कोई नई बात नहीं है, जो शेयर चल रहा होता है ये इनके ब्रोकरेज हाउस नए पे नए टारगेट दे देते हैं, चाहे वो 150 की पी पे चला जाए या 200 की पी पे चला जाए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस मार्केट के अंदर 2 से 4 साल का जिनका भी नज़रिया है,
आईटीसी जैसा शेयर वास्तव में इस समय पर सबसे सस्ती वैल्यूशंस पर मिल रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे सर चलना ही नहीं है। भाई साहब अगर आपने 2 या 4 साल के लिए शेयर लेना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी शेयर लेंगे ना, वो नीचे आ सकता है, फंस सकते हो आप, 2-3 साल में निकलोगे ही नहीं। ये स्टॉक मार्केट में हमेशा होता है कि जो शेयर आज हाईली वैल्यूड है, जो 40 के पी पर या 25 के पी पे चल रहा है या 30 के पी पर चल रहा है, और वो बाद में वही शेयर जब उसमें ग्रोथ नहीं होती है तो वही शेयर आपको 10 या 12 की पी पर भी रैंकता हुआ नजर आता है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो हाई पी रेशो जो शेयर्स हैं उनमें अगर ग्रोथ का कंपोनेंट नहीं आता तो एक बहुत बड़ा रिस्क जो है उसमें बना रहता है। तो जब भी अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हाई पी रेशो का शेयर है, जैसे आपके पास डिक्सन टेक का शेयर है मान लीजिएगा आप, या बजाज फाइनेंस जैसा शेयर है, तो वहाँ पर ये बात भी आपको निश्चित कर लेनी है, या अंबर एंटरप्राइजेज का शेयर है, कि वहाँ पर आपको ग्रोथ भी जो है उसी प्रपोर्शन में अगले 5-7 साल में मिलनी चाहिए, तभी वो शेयर का प्राइस जस्टिफाई होगा। अदरवाइज वो प्राइजेज नीचे की तरफ आ जाते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भाई साहब बड़ी दमदार थी आज, बड़ी दमदार ऐसे थी कि भाई साहब एडवांस अब 2 दिन से तो मूड में है। इसका मतलब जो ब्रॉडर मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही है। लेकिन मैं अब यहाँ पर भी एक बात और बोलना चाहूँगा, देखिएगा स्मॉल और मिड कैप के अंदर मोस्टली तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेजॉरिटी शेयर्स के अंदर एक चीज़ देखने में आ रही है कि वो लार्ज कैप स्टॉक्स की वैल्यूशन से भी महंगे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ चुनिंदा शेयर्स तो इतनी महंगी वैल्यूशंस पे, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर कभी करेक्शन आएगी तो वो इतनी महंगी वैल्यूशंस वाले शेयर्स अगर वो करेक्ट होंगे जो कि बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में रह जाएंगे, और जब दोबारा मार्केट चलेगी तो वो शेयर नहीं चलेंगे, और रिटेल इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को लेके भाई साहब फंस जाएगा 2 से 3 साल तक के लिए। तो ध्यान रखिएगा, वैल्यूशंस पर थोड़ा सा फोकस करिए। इस समय पर शेयर मार्केट में जो है आप ये मान के चलिएगा कि बुलिश ट्रेंड है, लेकिन बुलिश ट्रेंड के अंदर भी एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आती है, और उस सीवियर प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब दोबारा से मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ती है तब वो शेयर्स नहीं चलते हैं जो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के खाते में जोड़ दिए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर वैल्यूशंस का कंफर्ट है उनके साथ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर वैल्यूशंस का कंफर्ट नहीं है उन शेयर्स के साथ आपको जो है रीबैलेंसिंग कर लेनी चाहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद जो है आप उस तरीके का फैसला आपको करना चाहिए कि कहाँ पर जो है आपको शिफ्टिंग कर लेनी है। FIIs कहाँ खेल रहे हैं? FIs खेल रहे हैं भाई साहब एग्रेसिव। आप देखिएगा उन्होंने आज फिर बाइंग कर दी। DIs हल्की फुल्की सी सेलिंग करते हुए नजर आए। 1000 करोड़ की बाइंग FIs की तरफ से, DIs की तरफ से करीबन 250 करोड़ के आसपास की सेलिंग। अब ये देखिएगा इंडेक्स के अंदर प्लस कर दिया, इसका मतलब यहाँ भी लॉन्ग हो गए, कैश मार्केट में भी लॉन्ग। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में क्या हुआ? स्टॉक फ्यूचर्स में क्या हुई? स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने क्या किया? स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया उससे पहले आपको बताता हूँ, आज 3000 करोड़ का माल बेचा है। ये माल जो बेचा है ना, ये प्रॉफिट बेचा है। ये जो ऑप्शंस थी ना, ये प्रॉफिट में बेची है। इसका मतलब समझ लो, इंडेक्स भी खरीदा, कैश में भी माल खरीदा, कॉल ऑप्शंस ऊपर आ गई, जाके माल बेच दिया, आज कॉल ऑप्शन से प्रॉफिट कमा के लेके गए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सेलिंग होगी, मुझे जो पर्सनली लगता है कि कॉल ऑप्शन से दब के पैसा बनाया, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग की है और यहाँ पर भी सेलिंग किया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर तो पता नहीं चलता कि कॉल या पुट है, लेकिन वहाँ पर आज मैंने वीकली एक्सपायरी के हिसाब से कैलकुलेशन की तो यहाँ पे मंदी खेल के गए हैं। कुल मिला के न्यूट्रल पोजीशन है। FIs अभी भी थोड़ा सा तेजी की तरफ, ये मंदी नहीं है, बट इनकी पुरानी पोजीशंस भी काम करती हैं। ध्यान रखना, जो 1 महीने पहले 2 महीने पहले भी ये 1-2 महीने आगे की पोजीशन बनाते हैं, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। अब ये देखिएगा टाइटन आज चला 6.5%, हाई लगाया 1702 का, तो इसका देखिएगा 52 वीक हाई भी है, लाइफ टाइम हाई भी है। ONGC देखिएगा 4%, आइशर मोटर 3.36, L&T 2.71, एक्सिस बैंक 1.85, कोटक महिंद्रा बैंक 1.74, अदानी पोर्ट्स 1.7, बजाज फाइनेंस 1.6, श्री सीमेंट 1.6, और सबसे लास्ट में HDFC बैंक। तो HDFC बैंक जो है, ये देखिएगा, ये है दिग्गज, इसी से चलता है बाजार। ये अगर 1% चलेगा तो भाई साहब टॉप 5 में जरूर आएगा। इसके अलावा देखिएगा बजाज फाइनेंस 1.6%, इसका भी वेट अब बढ़ गया क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर की तरफ आ गई है। कोटक महिंद्रा बैंक फाइनेंशियल्स, तो ये जो फाइनेंशियल्स हैं, जिस दिन आपको फाइनेंशियल्स नज़र नहीं आएंगे ना, उस दिन आप समझ लीजिएगा बाजार भी आपको पॉजिटिव नज़र नहीं आता। तो फाइनेंशियल्स का बहुत बड़ा वेट है इंडिया के बाजार में, और हाई बीटा होने के बावजूद भी जो है, और इवन मुझे अभी इनमें से बैंकों की जो वैल्यूशन बहुत ही ज़्यादा जो है
इस परिस्थिति में जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस है, मुझे ये डीपली तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन एग्रेसिवली मैं बोलूँगा कि ओवर वैल्यूड है। मुझे पर्सनली लगता है, आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक, और वो रीजन असेट्स क्वालिटी है। विप्रो में गिरावट थी, इंडसइंड बैंक में तो मैंने आपको बताया, देखिए कि 964 तक के लो लगाए और विद वॉल्यूम लगाए 14.75 मिलियन का जो है वॉल्यूम था। विप्रो, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, देखिएगा ये जो शेयर है ना, ये डॉक्टर रेड्डी, इस पर ध्यान रख लीजिएगा आप। हालांकि अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, अब इसकी अभी क्योंकि इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं थे इसके देखना, अगर 2 या 3 क्वार्टर में इसकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो गई ना, बैलेंस शीट इंप्रूव हो गई, तो आप ये देख लें 2 से 3 साल में ये शेयर 10,000 रुपये का होगा। बहुत ही फंडामेंटल साउंड कंपनी है। SIP के माध्यम से भी जो है बहुत सारे लोग इस शेयर्स को जो है एक्यूमुलेट करते हैं। बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, HCL टेक्स, सन फार्मा। देखिएगा सन फार्मा ना बहुत सालों के बाद जो है दम दिखाना शुरू हुआ। हालांकि फाइनेंशियल से इतने मजबूत नहीं था, बट मुझे इसके अंदर भी लगता है कि 1 या 2 क्वार्टर और हैं इसके, और 1-2 क्वार्टर ये साफ होने के बाद ये जो शेयर है, इसका जो साइज़ है और जो इसकी प्रोडक्ट रेंज है, ये भी एक अच्छा दम जो है दिखा सकता है। हालांकि फार्मा में और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जहाँ पर हमें कंफर्ट है, बट इस शेयर्स में भी अब आगे देखेंगे कि एक बुलिशनेस जो है बनती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि एक बार 600 रुपये आ जाए, उस बात की मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस शेयर्स के अंदर भी अब एक फंडामेंटल वैल्यूज़ जो है बनती हुई नजर आएगी जब ये 620-630 की तरफ जाएगा। और इसने भी बहुत सालों का जो है कंसोलिडेशन किया है, करीबन 6-7 साल का कंसोलिडेशन इस शेयर के अंदर हुआ है, और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी जबरदस्त है, और प्रोडक्ट के प्राइजेस भी बहुत अच्छे रखते हैं ये, यानी कि रिलाइजेशन बहुत अच्छी है। तो ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर भी ये शेयर है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसके अलावा टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, भारत पेट्रोलियम, बजाज फिनसर्व, कोल, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ये सब मंदी वाले शेयर्स थे। ये बैंक निफ्टी का हमने एनालिसिस कर लिया, डॉलर इंडेक्स की बात कर ली। पुट कोरिलेशन न्यूट्रल है, बल्कि बुल्स के फेवर में, तो 10 तारीख की एक्सपायरी है, लेकिन अभी इसमें ऑप्शन ज़्यादा है नहीं। अब ये देखिएगा निफ्टी में, अब निफ्टी में देखिएगा आज की डेट में ना पुट राइटर भाई साहब बहुत एग्रेसिव थे। 15,600 की पुट भी लिख दी, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट नए, और 15,700 की। इसका मतलब ये मान के बैठ गए जी, आज खेल लिया इन्होंने, और ये कह रहे जी हम नहीं टूटने देंगे 15,600 और 15,700, तो ये समझिएगा नीचे के लेवल है। यानी कि बुल्स मान के बैठे हुए हैं कि हमने इतनी पुट राइटिंग कर दी, और ये देखो 15,500 में भी 13,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है अब ये सच्चा कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है बुल्स का, ये तो आने वाला समय बताएगा, बट कॉन्फिडेंस बहुत है। और यहाँ पर बियर्स का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। बस 15,700 पे तो 16,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद 15,800 पे तो हिम्मत ही नहीं हुई, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट ही लिखे। 15,900 पे भी हिम्मत नहीं हुई, जाके 16,000 पे अट गए। 16,000 पे थोड़ी हिम्मत दिखाई है। इसका मतलब है कि बुल्स ये मान के बैठे कि भाई साहब 16,000 जाएगा, और बियर भी 16,000 से पहले बेचने की बात नहीं कर रहे, बोले यहाँ तक हमारी हिम्मत नहीं है बेचने की। तो ये है परिस्थिति अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से। और बैंक निफ्टी की ऑप्शन से में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 35,500 पे हथियार डाल दिए हैं। बियर्स ने बोला भैया ये तो तुमने अचीव कर लिया, और यहाँ पर राइटिंग हो गई है, ये देखिएगा पुट राइटिंग हो गई है 12,550 कॉन्ट्रैक्ट की, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और ये पुट राइटिंग है। तो पुट के राइटर्स मान के चलो बोले 35,500 हम तोड़ने नहीं देंगे, और बियर्स जो है वो 16,372 के कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिखे 36,000 पे मान के बैठे भाई 36,000 तो तुम टच कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम 36,000 ले आओ बाजार, 36,000 के ऊपर लाओगे तब हम थोड़ी जो है सेलिंग करेंगे। तो ये तो मतलब मान के बैठ गए जी, बियर थक गए, बोले 36,000 लाओ, उसके बाद ही माल बिकेगा, उससे पहले नहीं बेचेंगे। ये है परिस्थिति आज की। तो इन परिस्थितियों के हिसाब से मैंने आपको एनालिसिस कर दिया। बीच में से जो शेयर्स मैंने आज आपके साथ 2 डिस्कस किए, तो कभी किसी दूसरे शेयर पर भी डिस्कशन जो है रखेगा। तो अभी आज मैंने डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा पर इसलिए डिस्कशन किया क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू है, व्यक्तिगत व्यू है, मेरी इंडिपेंडेंट राय है कि यहाँ पर अब सेफ्टी जो है उसको तरजीह देता हुआ बाजार नज़र आएगा। हो सकता है 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, बट सेफ्टी की तरफ बाजार जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे 1 महीने बाद, तो ये बात जो है बाज़ार के जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन रिटेल को भी समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर मैं अपनी चर्चा जो है समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।